Good morning, students. How are you? I think you are well at your home. Now we are going to discuss about our next topic, which is potentiometer. Just we have studied last video that one potentiometer. Second part of that potentiometer we have to discuss now. What is function of potentiometer as well as application of potentiometer and its advantages, sensitivity as well as calculation of EMF, internal resistance and finally comparison of EMF between cells. आइए हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में कि हम जो पढ़े थे लास्ट वीडियो में वो पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़े थे, उस पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशन के बारे में और उस पोटेंशियोमीटर से जो कंपैरिजन किया जाता है उसके बारे में और पोटेंशियोमीटर से होने वाला जितना एडवांटेजेस है या डिसएडवांटेजेस है उसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। चलिए हम हेडिंग लगाते हैं, क्या वर्ड पोटेंशियोमीटर ही हम लिखेंगे और उसी का जो लेफ्ट पार्ट है उस पर डिस्कस करेंगे पोटेंशियोमीटर। आइए हम लोग लिखते हैं, हेडिंग लगाते हैं क्या पोटेंशियोमीटर। उसके बारे में हमने पढ़ा है, पोटेंशियोमीटर के बारे में लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कस इसलिए नहीं किया है क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका था और उसी को हाफ पार्ट में इसलिए किया गया। यहाँ पे हमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखने हैं। हम पोटेंशियोमीटर के डेफिनेशन लास्ट क्लास में पढ़ा चुके हैं। लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि पोटेंशियोमीटर क्या है, एक अरेंजमेंट है जो क्या करता है, एक्यूरेट एग्जैक्ट वैल्यू देता है किसका, ईएमएफ का या पोटेंशियल डिफरेंस का, किसी सेल के किसी सर्किट का ईएमएफ और जो वोल्टेज है पोटेंशियल डिफरेंस उसका एग्जैक्ट वैल्यू देता है। इसी के लिए हम लोग मेजर करते हैं। तो आइए हम जो यहाँ पर कैलकुलेशन हम लोग करने वाले हैं, सबसे पहले ये तो हम जानते हैं पोटेंशियोमीटर क्या होता है, उसके प्रिंसिपल को भी हम जानते हैं। प्रिंसिपल क्या होता है बच्चों, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ये क्या है पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है जिसको मैथमेटिकली मैंने कैलकुलेट किया था और यही वैल्यू एग्जैक्ट हमारा आया था। इसके बीच हमारा क्या था, V इज इक्वल टू K इंटू L। इसी के को कहा गया था क्या बच्चों, पोटेंशियल ग्रेडियंट। यही पोटेंशियल ग्रेडियंट देखते हैं हम किसमें, हम पोटेंशियोमीटर में देखते हैं। अगर इसी का वैल्यू निकालना जाए K का तो क्या होगा, V अपॉन L। तो ये हमारा किसके लिए है, पोटेंशियल डिफरेंस दो टर्मिनल के बीच का होगा और उसके लेंथ के बीच जो भी रेशियो होगा उसका क्या कहलाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे पोटेंशियोमीटर का डिजाइन होता है, जिस पर लास्ट क्लास में डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। एक इस तरह का है, एक टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल यहाँ है, ये हमारा क्या है, इसको A माना है, इसको B माना है, ठीक है। और इसके बीच मैग्नीन का या कॉन्स्टेंटन का जो वायर है जिसका रेसिस्टिविटी और रेजिस्टेंस बहुत ही कम है, जिसको इसके बीच में टाइटली बॉन्ड कर दिया गया है। और इस पर क्या किया गया है, एक ऑक्सिलरी सोर्स से इसको जोड़ दिया गया है बच्चों। और यहाँ पे हमारे एक की है और इस की के आगे रियोस्टेट है। रियोस्टेट के बारे में आपको बताया जा चुका है लास्ट क्लास में कि रियोस्टेट इज नथिंग बट इट इज अ डिवाइस which has स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। जो एडजस्टेबल रेजिस्टेंस है, जिसको एडजस्ट करते हैं, वैरी करते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, रियोस्टेट कहते हैं। आप अगर आईटीआई वाले लैब में जाएंगे तो देखेंगे बड़ा सा गोल सा सिलेंड्रिकल रखा हुआ रहता है फिजिक्स के लैब में, मींस के आईटीआई के लैब में, तो वहां पर उसका यूज जो करते हैं वो रियोस्टेट उसको कहा जाता है बच्चों। और यहाँ से यहाँ तक का जो स्केल है ना 1 मीटर का, वो भी यहाँ पर मेंशन है इस तरह से। ये यहाँ से यहाँ तक का स्केल भी क्या है, मेंशन है। 1 मीटर का स्केल है, ऐसा कहा था क्या, 4 मीटर का, 4 मीटर से 8 मीटर का ये वायर इस तरह से आपका क्या रहता है, एडजस्ट किया हुआ रहता है। यहाँ से क्या कर लिया गया है, यहाँ से एक सेल लगाया गया है और सेल में लगा दिया गया गैल्वानोमीटर और यहाँ से लगा दिया गया चौकी में। ये हमारा क्या है, ई है और ये हमारा ई बड़ा वाला है। या तो इसको हम ऐसे लिखेंगे तो यहाँ एस लिख देंगे, स्टैंडर्ड लिख देंगे, और ये हमारा गैल्वानोमीटर है जो कि जॉकी से क्या है, अटैच है।
ये पूरी लंबाई 1 मीटर की होती है, 100 सेंटीमीटर की होती है। यहाँ से यहाँ तक का अगर सपोज हमारा लेंथ कितना है जॉकी का, जहाँ पर एडजस्ट किया हुआ जॉकी, तो जहाँ पर जॉकी जाकर टच करेगा और अगर गैल्वानोमीटर का रीडिंग बच्चों क्या हो जाए, 0 हो जाए, डिफ्लेक्शन क्या हो जाए, 0 हो जाए, मतलब क्या होगा कि देयर इज नो करंट फ्लो थ्रू दैट सर्किट वेयर गैल्वानोमीटर इज एडजस्टेड। जहां पर गैल्वानोमीटर एडजस्ट कर दिया गया उससे कोई करंट नहीं पास करेगा। जब ये अपने नल डिफ्लेक्शन वाले पॉइंट को क्या करेगा, कवर करेगा, तो ऐसे केस में क्या होगा बच्चों, ऐसे केस में क्या होगा कि हमारा जो करंट होगा जिसके थ्रू फ्लो होगा, उस करंट का जो वैल्यू होगा वो एग्जैक्टली क्या होगा, 0 होगा। तो जब ऐसे केस में जब ये 0 पर पहुंच जाता है, ऐसे केस में उसका ईएमएफ, उसका वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दोनों बराबर होता है। यही किसके बराबर होता है, K × L के बराबर होता है। तो इससे हम लोग क्या निकालते हैं, ईएमएफ निकालते हैं। ठीक है, ईएमएफ आ गया हमारा। अब आगे बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ 2 ईएमएफ ऑफ ए सेल। दो ईएमएफ के सेल का जो कंपैरिजन, जो सेल का जो ईएमएफ है उसको कैसे कंपेयर करेंगे, आइए उसको भी हम देखते हैं। ठीक है, आप इसके लिखेंगे अगला क्या, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल। सेल का मतलब समझ जाएंगे, फिजिक्स वाले सेल के बारे में बात कर रहे हैं, बायोलॉजी के सेल के बारे में बात नहीं करेंगे, हम फिजिक्स के सेल के बारे में बात करेंगे। यहां लिखेंगे कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल्स। दो सेलों के बीच जो ईएमएफ होगा उस ईएमएफ का क्या है, कंपैरिजन करना है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, एडजस्टमेंट वैसे ही रहेगा बच्चों, एडजस्टमेंट वैसे ही रहेगा 100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। हाँ, हम क्या कर रहे हैं, मैग्नीन को और कॉन्स्टेंटाइन के वायर को क्या करते हैं हम लोग, इसको टाइटली बॉन्ड किए हुए हैं और इसको क्या कर लिया गया, किसी सोर्स से, ऑक्सिलरी सोर्स से इसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया गया। यहाँ पर एक की है और इसको क्या कर लिया गया, एक रियोस्टेट से जोड़ दिया गया है। आगे चलने के बाद बच्चों हम चाहे तो इसको एमीटर से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। हम एमीटर से कनेक्ट कर लिए, पता ये चलेगा हमें कि कितने अमाउंट का करंट इससे पास कर रहा है। करंट को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास एमीटर है, राइट। ये हमारा रियोस्टेट है, ये हमारा जो सोर्स है उसका ईएमएफ ई है और ये हमारा ए है, ये बी है और ये कांस्टेंट और मैग्नीन का जो है वायर है वो लिए हुए है। यहाँ से यहाँ तक हमारा स्केल भी लगा हुआ है, ऊपर में लगा बना सकते हैं हम स्केल भी। यहाँ पर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसी वजह से हम लोग छोड़ देते हैं अक्सर क्वेश्चन में, अक्सर डेरिवेशन में, क्योंकि ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और यहाँ से क्या किया गया बच्चों कि दो जो है सेल को कनेक्ट कर दिया गया है, दो सेल को कनेक्ट कर दिया गया है इसी तरह से। और यहाँ पर दोनों के पास अपना अपना क्या है, की है और दोनों को हम क्या करते हैं, एक ही गैल्वानोमीटर से जोड़ते हैं, क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल आदमी हैं। हम लोग क्या है, प्रोफेशनल है। कंपनी को जिसमें फायदा होगा हम वही काम करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या कर, अलग अलग गैल्वानोमीटर ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक ही लिए क्योंकि हमको भी कंपनी का अपने फायदा करना है, ठीक है। और इसको जॉकी से जोड़ दिया गया। हाँ, तो जॉकी से जोड़ दिया गया, जैसे ये हमारा E1 है, ये हमारा E2 है, इसको K1 मानते हैं, इसको K2 मानते हैं, राइट। जैसे ये जॉकी से जोड़ा जाएगा बच्चों, जैसे जॉकी से जोड़ते हैं और करंट पास हो रहा है, तो क्या करेंगे, पहला K1 को स्विच ऑन करेंगे। ऑन करने का मतलब है सर्किट को बंद करेंगे। जैसे सर्किट को बंद करेंगे तो करंट इधर से पास नहीं हो रहा है, करंट इधर ही से पास हो रहा है। अभी क्या पढ़ा है उसके प्रिंसिपल के बेसिस पर, तो यहाँ से यहाँ तक जो अभी टच हो रहा है बच्चों, वो हमारा L1 पर आकर के टच हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, जब हम K को क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, मतलब सर्किट को क्लोज करना का मतलब क्या, स्विच ऑन करना। तो सर्किट को हम क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, इसको स्विच ऑन कर रहे हैं, तो करंट उधर ही से बहने लगेगा। तो देखते हैं कि हमारा क्या होगा बच्चों, कि हमारा ईएमएफ होगा, ईएमएफ जो होगा जो ना, वो किसके बराबर हो जाएगा, जो बैटरी का जो ईएमएफ, इससे जो करंट ईएमएफ होगा, ये ईएमएफ किसके बराबर हो जाएगा, यहां से यहां तक का जो लेंथ है ना, उसके टर्मिनल के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। मींस क्या होगा, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, E1 = क्या फार्मूला पढ़े थे, K × L1। किसको, when K1 is closed, जब K1 को क्लोज किया जाएगा, मतलब स्विच ऑन किया जाएगा, तो क्या होगा कि E1 = K × L1।
दूसरा क्या होगा बच्चों, फिर दूसरे केस में क्या करेंगे, इसको अपन रखेंगे, इसको क्लोज करेंगे। जैसे इसको क्लोज करेंगे करंट क्या होने लगेगा, फ्लो इस डायरेक्शन में होने लगेगा। ऐसे केस में क्या होगा कि E2 क्या हो जाएगा, K into L2। ये क्या होगा, when K2 is closed। अब क्या होगा, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। कंपैरिजन के लिए हम जरूरी करते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो बच्चों देखेंगे क्या, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू क्या होगा, K into L1 अपॉन K into L2। देखिए K से K कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या हो गया। अब क्या होगा, जैसे इसको जोड़ेंगे ना तो ये यहां से जो जॉकी होगा वो या तो इधर आएगा या आगे जाएगा। हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा जो है जॉकी इधर आ रहा है, इधर आ रहा है तो नए पोजीशन ये डैश पर आएगा और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ना, इसको L1 माने तो इसको L2 मान लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये L2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और जैसे ही दोनों को क्या करेंगे, हम कंपैरेटिवली क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आएगा क्या, EMF1 अपॉन EMF2 इज इक्वल टू क्या होगा, L1 अपॉन L2, ठीक है। मतलब कि जितना ज्यादा उसका होगा लेंथ किसका, जॉकी कवर करेगा, किसके लिए, उसके नल डिफ्लेक्शन को प्राप्त करने के लिए, नल डिफ्लेक्शन को फाइंड करने के लिए, तो वो उसका रेशियो ईएमएफ के रेशियो के बराबर होता है। आप इसको नोट करिए। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा वाला, हाउ टू कैलकुलेट ईएमएफ, नो, हाउ टू कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं हम सेल, इंटरनल सेल का रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए हम सेकंड पार्ट में देख रहे हैं इसको। आप इसको नोट करिए, एक्सप्लेनेशन ऑफ determination of internal resistance of a cell by using potentiometer। मतलब क्या हुआ बच्चों, पोटेंशियोमीटर क्या हुआ बच्चों कि पोटेंशियोमीटर जो आपका एक अरेंजमेंट है, उसी अरेंजमेंट का यूज करते हुए हम टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालेंगे। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे कि क्या आएगा। तो सबसे पहले अरेंजमेंट उसी तरह का लेंगे, अरेंजमेंट में कोई चेंजिंग हम नहीं करेंगे, सिर्फ हम चेंजिंग करेंगे जो सेल लेंगे उसको एडजस्टमेंट में। ये हमारा पहले से क्या है, डेड पॉइंट है, ये A है, ये हमारा B है, इसके बीच मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन, इतनी बार बोले हैं कि आपको याद हो गया होगा। कॉन्स्टेंटन एंड मैग्नीन के वायर को एडजस्ट किया गया है और यहाँ पर एक सोर्स क्या लगाया गया, EMF लगाया गया है, मतलब सोर्स लगाया गया है और यहाँ पे की लगा दिया गया है और यहाँ एक रियोस्टेट का यूज किया गया है और इसको जोड़ दिया गया रियोस्टेट से। और रियोस्टेट हमने क्या किया, एमीटर को लगा दिया, क्योंकि ये एडजस्टेबल है। ये क्या है, एडजस्टेबल है, जैसा जरूरत होगा अपने हिसाब का हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पर मीटर स्केल लगा होगा, हम नहीं बनाएंगे, आप बना लीजिएगा। और यहाँ पे क्या कर दिया गया है, एक सेल यूज किया गया है, ठीक। और उसको क्या कर लिया गया बच्चों, गैल्वानोमीटर से जॉकी को एडजस्ट कर दिया गया। और उसी दौरान जहां पर से हम यहाँ पर इसको लिए हैं, इसी सेल के दौरान से हम एक और क्या ले लिया है, रेजिस्टेंस का सेल ले लिया है, ठीक है। और इसको भी हम क्या कर लिए, इसी गैल्वानोमीटर से अटैच कर दिया। हम एक ही गैल्वानोमीटर यूज किए, बार बार बोल रहे हैं क्योंकि हम एक प्रोफेशनल है, कंपनी का ज्यादा लॉस नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। कंपनी उसी स्टाफ को अपने पास हायर करती है जो कंपनी के लिए प्रॉफिट क्या करता है, गेन करता है। प्रॉफिट को क्या करता है, ज्यादा मतलब कि इंक्रीज करता है, राइज करता है। ऐसे कस्टमर को क्या करते हैं, ऐसे वर्कर को वो प्रीफरेंस देती है। हम भी उसी के हैं कि हम भी क्या करते हैं, एक ही गैल्वानोमीटर यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारे कंपनी का ज्यादा लॉस नहीं हो। एडजस्टमेंट में क्या होगा बच्चों, जैसे करंट पास होगा, करंट पास होने के बाद ये जॉकी क्या होने लगेगा, एडजस्ट होने लगेगा। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि यहाँ पर जो है ना एक की लगा देते हैं, एक की यूज कर लेते हैं। इसको K1 या K2 मान लीजिए, इसको K2 मानिए, हम यहाँ पर वाला इसको K1 मानते हैं। शुरू में जब लगाएंगे तो K1 भी हमारा क्या रहेगा, खुला हुआ रहेगा, ये भी क्या रहेगा, ओपन रहेगा, ये भी ओपन रहेगा। जैसे ही क्या करेंगे,
जैसे ही हम इसको ओपन रखेंगे, और उसको जैसे क्लोज करेंगे, जैसे सर्किट क्लोज होगा कि करंट फ्लो होने लगेगा, तो इस सर्किट से करंट पास नहीं करेगा बच्चों, क्योंकि करंट का वे इस डायरेक्शन से ऐसे हो जाएगा और गैल्वानोमीटर का क्या होगा, डिफ्लेक्शन होने लगेगा जॉकी का। सपोज करते हैं ये अभी दे रहे थे तो ये यहां से यहां तक आया था, ये L1 को कवर किया था, अब जैसे ये पहले केस में इसको ऑन किए हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्लोज है, मींस के सर्किट क्या क्लोज है, और ये वाला स्विच हमारा ओपन है। फिजिक्स में ओपन है क्लोज का तो समझिए, ऑन ऑफ जिसको हम लोग बोलते हैं अपने मतलब लैंग्वेज में। तो जैसे ये क्या सर्किट क्या ओपन है, और जैसे सर्किट दोनों ओपन था, फर्स्ट हमने क्या किया कि के को क्लोज किया, जैसे के को क्लोज किया तो करंट फ्लो होने लगा इस सर्किट से ऐसे, और ऐसा होते हुए ये जॉकी क्या होने लगा, स्लाइड होने लगेगा और अपने नल डिफ्लेक्शन पॉइंट को क्या करने लगेगा, खोजने लगेगा, और धीरे धीरे इसका पोटेंशियल ड्रॉप होता जाएगा। और पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब समझ रहे बच्चों ना, कि इसका जो है पोटेंशियल जो है ना किस प्रिंसिपल पर, L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब क्या होगा, V = K × L, मतलब K जो है पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, मींस के लेंथ जितना बड़ा होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट उतना कम होगा। सेम उसी तरह से क्या होगा, अपने नल रिफ्लेक्शन पॉइंट को क्या करने लगेगा, खोजने लगेगा, और जब ये दोनों बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस कब होगा बच्चों, बैलेंस तब होगा जब इसका EMF इसके पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा, राइट। और ये तो मालूम है कि ये क्या होगा, K × L1, कब, जब ये सर्किट हमारा पहला वाला K1 जो है ना क्या रहेगा, इसको हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। अब दूसरे केस में क्या होगा कि जैसे इसके होकर के आएगा, इससे होकर के करंट पास करने लगेगा इस रेजिस्टेंस से होकर के, तब क्या होगा ऐसे केस में कि फिर इसका एक और पोजीशन क्या होगा, गेन होगा। अब हो सकता है कि इधर हो जाए, हो सकता है उधर चला जाए, अब डिपेंड करता है क्या कि हम सपोज करते हैं ये डैश है, तो यहां से यहां तक की लंबाई क्या है, L2 है। तो क्या होगा बच्चों, दूसरे केस में जो होगा क्या, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा किसका, क्योंकि अब क्या है, ये क्लोज है, ये क्या है, ये भी क्लोज है और ये भी क्लोज है, जैसे क्लोज करेंगे तो करंट पास होने लगेगा। ऐसे केस में क्या होगा कि उसका जो है K × क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन सेकंड है। अब क्या करेंगे ऐसे केस में, कंपेयर करके हम क्या करें, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो कंपेयर क्या होगा, E अपॉन इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा, K × L1 अपॉन K × L2। तो देखिए E/V क्या आ गया बच्चों, EMF और उसका पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, L1 और L2। ये हम आपको इसके पहले वाले केस में ये बताना भूल गए कि ये जो हमारा रेजिस्टेंस, हमारा जो उसके पहले वाले केस में था कि यहाँ पर जो दो हमारा क्या था, सेल यूज किया जाता था, उसका सेल हमेशा EMF से कम होना चाहिए। इसमें भी इसी तरह से होगा क्या कि जो करंट को हम बारी बारी से क्लोज कर रहे हैं सर्किट को, तो सर्किट बारी बारी से क्लोज करने के बाद ये जो डिफ्लेक्शन होगा किसका, जॉकी का, वो अलग अलग क्या होगा, जिसके केस में हम इस रेशियो से वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। आइए हम देखेंगे क्या कि हमारा जो मतलब गैल्वानोमीटर, ये पोटेंशियल इक्वेशन था, क्या था इक्वेशन अभी लाए क्या, E/V अपॉन E/V L1 अपॉन L2, ऐसा लाए थे ना। अब इस हमको निकालना इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए हमने सेल के बारे में पढ़ा है। सेल में क्या पढ़ा है बच्चों, सेल में पढ़ा है क्या कि टोटल EMF बराबर होता है टर्मिनल वोल्टेज के प्लस उन दोनों के करंट और इंटरनल रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के बराबर, ऐड के बराबर होता है। ऐसा पढ़े थे। और हमने पढ़ा V = IR, ये भी पढ़ा है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, तो हम ऐसे केस में क्या करेंगे, हम E - V = IR लिखेंगे, IR। अगर हमको इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, E - V अपॉन क्या हो जाएगा, I। और हमने क्या पढ़ा है, ओम्स लॉ पढ़ा है। ओम्स लॉ के बेसिस पर क्या होता है, I = V अपॉन R होता है, V अपॉन R होता है ना। यहाँ पर R लिख देंगे तो R क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल r = E/V इंटू क्या हो जाएगा, R। तो देखिए R बराबर क्या हो जाएगा, E/V का हमको क्या फार्मूला आया था, L1 अपॉन L2 माइनस क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। यही हमारा इक्वेशन है
जिससे हम पोटेंशियोमीटर का यूज करके हम क्या करते हैं, किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन टू डिटरमिन हाउ टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल व्हिच इज यूज्ड इन आवर पोटेंशियोमीटर और which is used in our potentiometer। मतलब ये हुआ कि हम जिसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिस सेल को हम बाद में ऐड किया था उसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए, उसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकलेगा। समझ गए ना? जो उसके अंदर ऑक्सिलरी सेल पहले से लगा हुआ है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं निकालना बच्चों, हम जो बाहर से ऐड किए उसी का निकालना है। ठीक है, चलिए आगे न्यूमेरिकल है बच्चों, सेंसिटिवनेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो आइए देखते हैं, फिर उस पर क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग। सेंसिटिवनेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। देखिए पोटेंशियोमीटर सेंसिटिव कब कहलाएगा, इसका मतलब क्या होगा, इट मींस सेंसिटिवनेस ऑफ पोटेंशियोमीटर का मतलब क्या हुआ, इट मींस द स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस, द स्मॉलेस्ट पोटेंशियल difference can be measured with the help of by this instrument, by this arrangement। मैं भी इंस्ट्रूमेंट बोल रहा हूं। सेंसिटिवनेस का मतलब क्या होगा कि हम कम से कम जो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है उसके पोटेंशियल डिफरेंस को इंस्ट्रूमेंट से क्या करें, मेजर कर लें, वो हमारा क्या होगा बच्चों, वो हमारा सेंसिटिवनेस होगा। और सेंसिटिवनेस जब जिस इंस्ट्रूमेंट को, जिस अरेंजमेंट को हम यूज कर रहे हैं वो ज्यादा सेंसिटिव है, इसका मतलब क्या, एक्यूरेट वैल्यू दे रहा है, तो उसको हम आसानी से यूज कर सकते हैं और उससे हमारा एक्यूरेट वैल्यू आ जाता है। ठीक है, तो ये कब होगा, सेंसिटिवनेस कब होगा, तो 2-3 पैरामीटर हम देखते हैं। एक पैरामीटर क्या है कि जिस उसका पोटेंशियोमीटर का सेंसिटिवनेस ज्यादा करना है आपको, तो सबसे पहली बात है कि उसमें हमको क्या करना होगा, हमको उसके पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करना पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या, हम उसके लेंथ को भी इंक्रीज करेंगे। किसके, वो जो पोटेंशियोमीटर के अंदर जो वायर हो रहा है यूज, उसके लेंथ को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है क्या, V is directly proportional to L। हमको एक्यूरेट वैल्यू चाहिए तो ज्यादा लेंथ के वायर को क्या करना पड़ेगा, हमको वायर को क्या करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। जितना बड़ा वायर होगा उसका जो मेजरमेंट होगा पोटेंशियल डिफरेंस का उतना ज्यादा अच्छा होगा, मतलब जितना एक्यूरेट होगा। दूसरी बात ये है, हमने क्या पढ़ा कि पोटेंशियल डिफरेंस के लिए K इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन L। जब लंबाई को बढ़ाएंगे ना, जब लंबाई को हम बढ़ाएंगे, रेज करेंगे, लंबाई को इंक्रीज करेंगे, तो हमारा जो ये हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट है क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा, ठीक, और तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कब होगा, कम, जब हम ऐसे सब्सटेंस का चूज करें जिस सब्सटेंस का रेजिस्टेंस कम हो। इसी वजह से क्या होता है, हम लोग मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन का यूज करते हैं, और साथ ही साथ करंट का अमाउंट भी थोड़ा कम उससे फ्लो हो, जिसकी वजह से क्या हो कि हमारा जो पोटेंशियोमीटर हो वो एक्यूरेट वैल्यू को क्या कर सके, मेजर कर सके। ये हमारा क्या है, पोटेंशियोमीटर के सेंसिटिवनेस को सिलेक्शन करने का एक पैरामीटर है। इसी पैरामीटर का यूज करते हुए हम इसके एडवांटेजेस को लिखते हैं, क्योंकि टाइम ज्यादा ले लेता लिखने में, तो मैं इसको लिख देता हूं एडवांटेजेस को। लिखिए आप इसको पहले, देखिए इसमें एडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर है। पहली बात मैंने कहा था कि ये जो अरेंजमेंट है वो क्या है, एक्यूरेटली मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो इट मेजर्स ईएमएफ ऑफ ए सेल वेरी एक्यूरेटली, एकदम एग्जैक्टली एक्यूरेटली नापेगा। ठीक है, दूसरा क्या, वाइल मेजरिंग ईएमएफ, जब हम नापते हैं ईएमएफ को, ये कोई करंट नहीं लेता है। हम जो पोटेंशियोमीटर के जो डिफिनेशन में हमने बताया था, जो फर्स्ट वीडियो में इसके पोटेंशियोमीटर की, उसमें ये चीज हमने आपको पहले डिस्कस कर लिया था कि जो सोर्स से जोड़ते हैं ना, जो नॉन ईएमएफ हमारा होता है बच्चों, उस ईएमएफ से कोई करंट क्या होता है, ड्रॉ नहीं करता, नहीं लेता है। लेकिन वोल्टमीटर क्या करता है, करंट लेता है। इसलिए हम क्या करते हैं,
इसलिए वोल्ट मीटर से हमको एग्जैक्टली वैल्यू नहीं मालूम होता, लेकिन पोटेंशियोमीटर से हमको इसलिए एग्जैक्टली वैल्यू मालूम होता है क्योंकि ये कोई करंट नहीं लेता है। ठीक है, व्हाइल मेजरिंग और ईएमएफ रेजिस्टेंस ऑफ ए पोटेंशियोमीटर बिकम्स इनफाइनाइट। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है जब उसे हम पोटेंशियोमीटर से क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, इट इज सेंसिटिव, ये क्या होता है, एक सेंसिटिव होता है। अभी जस्ट पढ़ाया क्या कि इसी सेंसिटिवनेस ऑफ पोटेंशियोमीटर के बारे में बताया था, इसी वजह से क्या एक बहुत सेंसिटिव क्या है, एक अरेंजमेंट है। दूसरी बात है क्या, इट इज बिकम्स एंड इट इज बेस्ड ऑन नल पॉइंट डिफ्लेक्शन, इसमें हमने बताया था ये नल डिफ्लेक्शन पर बेस्ड है। और ये सेंसिटिवनेस इसलिए क्योंकि ये कोई डिवाइस नहीं है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये एक अरेंजमेंट है जिसको हम लोग खुद बनाते हैं। ठीक है, तो आइए इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स में हम ये देखेंगे क्या, एक क्वेश्चन, एक पोटेंशियोमीटर इज कनेक्टेड टू ए 1.5 वोल्ट का जो है क्या है बच्चों, ईएमएफ है। फाइंड एंड फाउंड नल डिफ्लेक्शन एट 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर पर उसका क्या मिलता है, नल डिफ्लेक्शन मिलता है। We get another null point from another cell at 60 centimeter. Find the EMF of cell. कौन से सेल का, अदर सेल का, दूसरे सेल का निकालना है। क्वेश्चन इतना बड़ा है, बिल्कुल आसानी से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। कैसे होगा बच्चों, पहली बात है जो गिवन डाटा होता है हमें मालूम होना चाहिए। क्या दिया हुआ है, E1 दिया हुआ है कितना, 1.5 वोल्ट। दूसरा क्या दिया हुआ है, L1 दिया हुआ है कितना, 30 सेंटीमीटर। ओके, E1 कितना दिया हुआ, L1 कितना दिया, 30 सेंटीमीटर। उसके बाद बात करते हैं क्या, उसके बाद बात करेंगे हम लोग क्या कि हमको E2 निकालना है, जबकि L2 दिया हुआ कितना, 60 सेंटीमीटर। तो क्या फार्मूला भी जस्ट पढ़े थे, E1 अपॉन E2, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। जस्ट वैल्यू पुट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। E2 इज इक्वल टू क्या, L2 into E1 by L1, राइट। L2 का वैल्यू दिया हुआ 60 into E1 का वैल्यू कितना, 1.5, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ 30, राइट। इससे कैंसिल आउट होगा, कैंसिल आउट होकर के देखिए कितना अंतर आता है। आप इसको फाइंड करिए, कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं ना। कितना होगा इसका आंसर, 3 वोल्ट। ये आ जाएगा 3 to the 6 1.5 कितना हुआ, 3 वोल्ट। ये 3 वोल्ट क्या है, E2 का वैल्यू है। ये पहला क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन देख लीजिए एक बार फिर से नोट कर लीजिए। अ पोटेंशियोमीटर इज कनेक्टेड टू 1.5 वोल्ट ऑफ EMF एंड फाउंड एट नल पॉइंट एट 30 सेंटीमीटर एंड वी गेट अदर नल पॉइंट एट 60 सेंटीमीटर। जब हम 1.5 का EMF अगर लगाए तो नल पॉइंट 30 सेंटीमीटर पर मिलता है, मींस कि डिफ्लेक्शन 0 होता है किसी पोटेंशियोमीटर के में लगा हुआ गैल्वानोमीटर का। उसका दूसरा पॉइंट, दूसरा हम एक सेल लिए है, उसका EMF हमें नहीं मालूम है, लेकिन उसको जैसे उसी पोटेंशियोमीटर में लगाते हैं तो गैल्वानोमीटर का रीडिंग कितने पर नल पॉइंट पाता है, वो 60 सेंटीमीटर पर। तो हमें क्या देखिए, E1 का वैल्यू दिया हुआ है, E2 का वैल्यू निकालना है, L1 का वैल्यू दिया हुआ है, L2 का वैल्यू दिया हुआ है, E2 का वैल्यू निकालना है। फार्मूला हमारे पास है, इसी फार्मूले का यूज करके हम कैलकुलेट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पोटेंशियोमीटर ऑफ 1.5 वोल्ट EMF कितना दिया हुआ है, 1.5 वोल्ट है। शोज द बैलेंसिंग पॉइंट एट 60 सेंटीमीटर। मैंने क्या कहा था बच्चों, मैंने क्या कहा था, जब बैलेंसिंग पॉइंट बोलेगा तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस वाला EMF क्या होता है, बराबर होता है। किसके बराबर है बच्चों, 1.5 वोल्ट के। ये दिया हुआ है। उसका कह रहा है कि बैलेंसिंग एट 60 सेंटीमीटर, L1 दिया हुआ कितना, 60 सेंटीमीटर। कह रहा है कि इफ द टोटल लेंथ ऑफ वायर इज 100 सेंटीमीटर, तो नहीं भी दिया रहता तो मानते। क्यों मानते, क्योंकि एक दो पॉइंट के बीच जो है ना, दो पॉइंट के बीच जो दिया हुआ वैल्यू क्या होता है, 100 मीटर, 100 सेंटीमीटर ही होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ कह दिया इफ द टोटल लेंथ ऑफ वायर इज 100 सेंटीमीटर। ऐसा नहीं है सिर्फ दो टर्मिनल के बीच, ऐसा मैंने क्या कहा कि 4 राउंड हो सकता है, 12 मीटर हो सकता है, 4 मीटर हो सकता है, 8 मीटर हो सकता है, 4 से 12 मीटर के बीच होता है। तो ये कह रहा है कि 100 सेंटीमीटर उसका दिया हुआ है, 1-1 मीटर का वायर दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि इफ द टोटल लेंथ ऑफ वायर इज 100 सेंटीमीटर, तो टोटल लेंथ कितना है, 100 सेंटीमीटर है। और तो वायर हमको क्या निकालना है पहले बच्चों, हमको इससे क्या निकालना है, हमको E इज इक्वल टू क्या, ऐसे दिखाना है, E इज इक्वल टू V इज इक्वल टू क्या होगा, K into L, K into L आ जाएगा। L का मतलब क्या, L1, आपको L1 मालूम हो जाएगा। तो 100 मीटर है, वैसे ही जैसे क्या कि कोई बच्चे से पूछ लीजिएगा कि एक चॉकलेट की कीमत 5 रुपए है, तो 100 चॉकलेट की कीमत कितनी हो, तो मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट। वही हाल है यहाँ पर। तो क्या करेंगे हम लोग, K का वैल्यू तो मालूम है नहीं, E का वैल्यू कितना 1.5 है, बराबर K into L1। L1 का वैल्यू कितना बच्चों, 60। तो क्या आ जाएगा, K is equal to 1.5 upon 60। इसको रहने दीजिए ऐसे ही, ठीक है। ये किसका वैल्यू आया, K का वैल्यू आया। दूसरे केस में जो हम पढ़ने वाले हैं 100 मीटर के लिए, 100 सेंटीमीटर के लिए, तो वहां पर भी यही फार्मूला होगा, E is equal to क्या होगा, K into L। तो कितना, K का वैल्यू वही पुट करेंगे 1.5 into 60।
इंटू क्या एल का वैल्यू कितना 100। जब इसको पूरे को सॉल्व करेगा तो आंसर आएगा हमारा 2.5 वोल्ट। आंसर कितना आएगा 2.5 वोल्ट। यही हमारा आंसर क्या कह रहा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द वायर्स, उस वायर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 2.5 होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, इसको नोट करिए। देखिए यहाँ पर जो फार्मूला बिल्कुल साफ साफ, ये क्वेश्चन बिल्कुल साफ साफ कर रहा है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है ये बच्चों। इस तीसरे नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि पोटेंशियोमीटर इज बैलेंस्ड एट 625 सेंटीमीटर। मतलब क्या है कि पहला केस क्या कह रहा है कि जो वो हमारा जो पोटेंशियोमीटर था वो 625 किलोमीटर पर सेंटीमीटर 625 सेंटीमीटर पे क्या था, ये बैलेंसिंग पॉइंट को उसने ढूंढ लिया। ठीक, कह रहा है कि सेल इज कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ 10 सेल जो है ना क्या कर दिया जाता है अक्रॉस जो है टर्मिनल के क्या कर दिया जाता है 10 ओम के रेजिस्टेंस का क्या कर दिया जाता है उसको जोड़ दिया जाता है। आर का वैल्यू कितना 10 ओम रेजिस्टेंस। ठीक, कह रहा है कि द बैलेंसिंग पॉइंट एट 565 सेंटीमीटर फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। आर का वैल्यू पूछ रहा है, जबकि कह रहा है कि L2 कितना मिला हमको 565 सेंटीमीटर मिल गया, मतलब कम हो गया। पहले कितना था 625 था, बाद में कितना हो गया 565 हो गया। कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस, हमको आंतरिक प्रतिरोध जो है वो निकालना है। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है कि हाँ व्हेन अ सेल नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर सेल नहीं दे सकते, यहाँ पर वायर दे सकते हैं ना। वायर इज कनेक्टेड, हाँ व्हेन अ वायर इज कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ 10 ओम रेसिस्टर वायर होगा जिसका रेजिस्टेंस कितना 10 ओम का है, वो कनेक्ट किया जाता है। तो बैलेंसिंग पॉइंट कहां खींच करके चलाता है 565 पर। तो हमारे पास फार्मूला क्या था, हमारे पास फार्मूला था E/V इज इक्वल टू क्या था L1/L2। तो यहाँ देखिए हमको कहीं पर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला हमने पढ़ा है क्या बच्चों, क्या पढ़ा है E इज इक्वल टू V प्लस IR। तो यहाँ देखिए इस V को इधर ले आएंगे, या नहीं तो क्या करते हैं IR हम ले लेते हैं इससे और IR ले लेते हैं इससे। हम तो ऐसे भी कर सकते हैं, या नहीं तो हम क्या करेंगे E, हम इसको बच्चों ऐसे कर लेते हैं E माइनस V इज इक्वल टू IR। तो R बराबर क्या होगा, E अपॉन I माइनस V अपॉन I। ऐसा हो सकता है R का वैल्यू, एक तो ऐसा हो सकता है, नहीं तो हम इसको क्या करते हैं, अभी जो फार्मूला जो लाए हैं हम उसी का यूटिलाइज डायरेक्ट क्यों ना करेंगे, क्यों हम इसकी तरफ बढ़ेंगे आगे की तरफ। फार्मूला क्या था इंटरनल रेजिस्टेंस का R इज इक्वल टू L1/L2 माइनस 1 इंटू R। यही तो सब कुछ दिया हुआ है। L1 का वैल्यू कितना दिया हुआ 625, L2 का वैल्यू कितना दिया 565 माइनस 1 इंटू कितना R का वैल्यू कितना दिया हुआ 10 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करिएगा तो आएगा हमारे पास, इसका आंसर आएगा बच्चों, इसका आंसर आएगा 1.016 माइनस 1 क्या होगा, इसका आगे 2 भी लिखा हुआ है इंटू 10। इसको माइनस करेंगे तो होगा 0.0162 इंटू 10 तो कितना होगा 1.6। हाँ कितना आएगा इसका, ये 0 पॉइंट के बाद ये 0 नहीं होगा बच्चों, ठीक है ना, तो ये मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो कितना होगा 1.62। ये क्या है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। ये कहां से आया वहां पर लास्ट में बताया था ना। यहाँ पर देखिए हम जो इसके यहाँ पर आकर के हम लोग जो है वो फंसे हुए, इसलिए फंसे क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो पढ़ा है ये IR था। IR तो क्या होगा E माइनस V इज इक्वल टू क्या होगा IR। अगर हम क्या करें इस R से वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो I तो इधर आ जाएगा माइनस बाई में आ जाएगा। ठीक, या तो हम इसको दूसरी तरह से कर सकते हैं क्या V इज इक्वल टू IR ओम के लॉ से आ जाएगा, नहीं छोड़िए हटाइए ना। तो क्या करेंगे ये हो जाएगा E बाय V बाय I हो जाएगा इज इक्वल टू R हो जाएगा। तो अब इसको क्या करेंगे हम I की जगह पे क्या पुट करेंगे V बाय R। तो V बाय R जैसे पुट करेंगे तो R ऊपर चला जाएगा, R ऊपर जाएगा तो हो जाएगा E माइनस V बाय V इंटू R बराबर किसके इंटरनल रेजिस्टेंस के R के। तो क्या हो जाएगा ये E बाय V तो यही तो आया था। E बाय V कहाँ गया, यहाँ जो E बाय V था उधर वाले में देखेंगे। E बाय V की जगह L1/L2 रखे, माइनस क्या होगा V बाय V 1 होता है इंटू R इज इक्वल टू R। मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला ये निकाले थे जस्ट इससे पहले वाले इसमें।
ठीक है, तो ये हमारा 3 क्वेश्चन सॉल्व करना था, 3 हो गया। आप हमारे चैनल पे बने रहिए, नया हर दिन एक नया मतलब कि वो टॉपिक आएगा यहाँ पर, और आप इसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि जब आप आगे बढ़ाएंगे तो फिर जाकर के हमारा जो हौसला बढ़ेगा, हम भी इसको और अच्छे से क्या करेंगे, आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।